विनय बेटा, तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था क्या? अरे कॉलेज में पढ़ाई करके भी तू ये सब्जियां बेचता अच्छा लगता है क्या? देख, पूरा गांव हंस रहा है तुझ पर और मुझ पर भी। लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए बाबा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे पर ये सब्जियां बेचकर क्या हासिल होगा तुझे? तू शहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? बाबा, शहर जाकर नौकरी करूंगा तो यहाँ आपका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी ये कहाँ लिखा है कि पढ़ाई लिखाई बस शहर जाने के लिए ही होती है? मैं यहाँ गांव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ बाबा। ये है विनय, जो किसी भी हाल में अपने बूढ़े माता पिता को गांव में अकेला छोड़कर शहर जाने को तैयार नहीं था। हालांकि भविष्य को लेकर उसके मन में योजनाएं थीं, लेकिन फिलहाल वो सब्जियां बेचकर ही अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। एक तरफ विनय था, जो कम संसाधनों में भी बड़े सपने देख रहा था, और दूसरी तरफ थी शालिनी, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन रायचंद की इकलौती बेटी थी। शालिनी को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी। ओफो, अब इस लड़के में क्या कमी है शालिनी? अगर ऐसे ही सबको रिजेक्ट करती रहोगी तब तो तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो आप क्या चाहते हैं पापा? मैं किसी से भी शादी कर लूं क्या? इन सब में वो बात नहीं जो मुझे चाहिए। उफ, पता नहीं कौन सा राजकुमार चाहिए तुम्हें। सुनो, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। मेरे लौटने तक या तो तुम कोई लड़का ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं जिसे पसंद करूंगा उसी से शादी करनी होगी तुम्हें। इतना कहकर शालिनी के पिता वहां से चले गए और शालिनी इस सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। ये किस्मत का खेल ही था कि अगले ही दिन शालिनी को अपने कॉलेज ट्रिप पर उसी गांव में जाना था जहां विनय रहता था। शालिनी और विनय की मुलाकात अचानक ही हो गई और सीधा साधा विनय शालिनी को एक ही नजर में भा गया। और फिर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या शालिनी? तुम उस फटीचर से शादी करोगी? मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या जो एक ठेला लगाने वाला मेरा दामाद बनेगा? पापा, वो गरीब तब तक रहेगा जब तक आपका दामाद नहीं बन जाता। मुझसे शादी करने के बाद तो उसके लिए सब कुछ बदल जाएगा ना। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विनय से, वरना किसी से नहीं। शालिनी की जिद के सामने उसके पिता को झुकना ही पड़ा। विनय ने शादी तो कर ली, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि अब उसके घर में एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसका नाम था शालिनी। देखो शालिनी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ शहर जाकर नहीं रह सकता। अगर तुम्हें यहाँ गांव में रहने में परेशानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उफ विनय, मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। तुम क्यों यहाँ रहकर हमारी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? मेरे साथ शहर चलो, वहां चलकर मेरे पापा का बिजनेस संभालो और फिर जीवन भर तुम्हारा और तुम्हारे पापा का गुलाम बनकर रहूं। माफ करना शालिनी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। शालिनी को लगा था कि गांव का सीधा साधा विनय शादी के बाद उसके इशारों पर नाचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब शालिनी अकेले शहर नहीं जा सकती थी और विनय के साथ गांव में उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन, देखो शालिनी, माँ ने ये नई साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। शादी के बाद ये तुम्हारी पहली दिवाली है तो। ओ गॉड विनय, ये लेकर आई है तुम्हारी माँ मेरे लिए। इतना लो ग्रेड कपड़ा तो मेरे घर के नौकर भी ना पहने। शालिनी, शादी के बाद ये तुम्हारा भी घर है और यहाँ मेरी माँ इसी तरह की साड़ी पहनती है, तो अब तुम्हें भी यही पहनने की आदत डाल लेनी चाहिए। बकवास मत करो विनय, मैं इसे हरगिज नहीं पहनूंगी। सच में पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्या क्या सोचा था मैंने कि तुम्हें अपने साथ शहर ले जाकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं भी तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ शालिनी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। तुम रहो यहाँ पर और करो अपने माँ बाप की जी हुजूरी। शालिनी तय कर चुकी थी। उसने फौरन अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। ना तो उसे विनय ने रोका और ना ही शालिनी के पिता रायचंद ने उसे समझाने की कोशिश की। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। शालिनी और विनय एक दूसरे से बहुत दूर थे और इस बीच दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात तक करने की कोशिश नहीं की। लेकिन सच तो यह था कि शालिनी वाकई विनय से बहुत प्यार करने लगी थी, जिसका एहसास उसे अब विनय से दूर जाकर हो रहा था। शालिनी, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? ये कैसे हो गया? अब तुम बताओ मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? पापा, मुझे विनय की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके पास जाना है। तो तुम्हें रोका किसने है बेटी? मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया, लेकिन सच तो यह है बेटा कि वाकई विनय जैसा लड़का मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंढ पाता। वो लाखों में एक है। उसकी जगह कोई और लड़का होता तो कब का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आया। यही उसके लायक होने का सबूत है। जाओ बेटा, अपने ससुराल जाकर रहो। वो जैसा भी है, अब तुम्हारा असली घर वही है।
विनय से दूर रहकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। ठीक दिवाली के दिन वो अपने ससुराल लौटी और खास बात ये थी कि शालिनी ने इस बार वही साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी सास ने उसके लिए पिछली दिवाली पर खरीदी थी। शालिनी को देखकर विनय और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब दोनों के बीच सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे और दिवाली के दियों की रोशनी में विनय और शालिनी का रिश्ता भी जगमगा रहा था। रमा, 20 रुपए किलो आलू है, 10 रुपए के ले ले, बहुत रहेंगे। अम्मा जी, सुबह से आप चौथी बार 20 रुपए गिनवा रही हो। मुझे भी पता है घर की परेशानियां, तभी तो कल 250 रुपए की चादर अपने पलंग के लिए ले ली। मैं कब से अपने पलंग की चादर लेने के बारे में सोच रही थी, पर मजाल है मैंने एक भी फिजूल खर्ची की हो। अच्छा, पिछले महीने 400 रुपए की 2 साड़ियां आपने भी तो खरीदी थी, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। रमा और उसकी सास दोनों में ऐसी ही नोकझोंक के साथ रोजाना की सुबह की शुरुआत होती थी। रोहित घर में अकेला कमाने वाला था, इसलिए सब कुछ उसे ही देखना था। दिवाली का त्योहार आने वाला था, पर रमा और उसकी सास के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिवाली की खरीदारी कर सके, इसलिए दोनों ही चुप थी। ऐसे ही एक दिन रमा अपनी सास के साथ मंगल बाजार से आ रही थी, तभी उसकी सहेली शीतल शॉपिंग करती हुई मिल गई। हेलो रमा, कैसी है? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। शीतल, तू? मैं ठीक हूँ, और तू बता कैसी है और क्या चल रहा है? दिवाली की शॉपिंग कर रही थी। कल मेरी सास मेरे लिए इतने सारे उपहार ले आई, तो मैंने सोचा आज मैं भी अपनी सास के लिए उपहार ले जाऊं। अब हम दोनों सास बहू एक दूसरे को दिवाली पर ढेर उपहार देते हैं। हमारी तो दिवाली की शॉपिंग 1 महीना पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा चलती हूँ, सासू माँ इंतजार कर रही होंगी, उन्हें पता है उनकी बहू उनके लिए उपहार लेने गई है। आज तक रमा मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाई। एक इसकी सहेली को देखो, अपनी सास के लिए दिवाली के ढेरों उपहार खरीद कर जा रही है। मुझे तो माँ जी ने आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया। शीतल की सास उसके लिए कितने महंगे तोहफे लाई हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे के बारे में यही सोच रही थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। रमा और उसकी सास घर की सफाई में लगी हुई थी। तभी रमा की सास झाड़ू लगाते हुए सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसे घबराहट होने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप अचानक से बैठ क्यों गई? पता नहीं, घबराहट सी होने लगी। मैंने आपको बोला था कि इतना काम मत करो, फिर भी आप नहीं मानती हो। अब आप पलंग पर लेट जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। अपनी सास को आराम करने के लिए कहकर रमा घर के काम में लग जाती है। उसे ऐसा करता देख उसकी सास मन में सोचती है, रमा बहू कितनी अच्छी है, मैं तो बेकार में ही उसके बारे में कितना गलत सोचती हूँ। भले ही हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर वो है तो आखिर हमारे घर की बहू ही। मेरे पास जो 300 रुपए जुड़े हुए हैं, उन रुपयों से रमा के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लाऊंगी। खुश हो जाएगी बेचारी, खुद से इतना नहीं खरीद पाती है। दिवाली पूजन में नई साड़ी पहनेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। रमा की सास बाजार जाकर चुपचाप एक साड़ी खरीदती है और रमा को दिवाली पर देने के लिए संभाल कर रख लेती है। उधर रमा भी अपनी सास के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रही थी। माँ जी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, वो दिवाली है ना, तो वहाँ पर हम सारी सहेलियां मिलकर बैठेंगे। 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, पर शाम से पहले लौट आना। रमा, मैं काम पर निकल रहा हूँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। नहीं नहीं रोहित, मेरी एक सहेली मुझे लेने आ रही है, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। आज मालिक ने जल्दी फैक्ट्री बुलाया है, दिवाली है ना कल, इसलिए शाम को जल्दी छुट्टी दे देंगे। रमा रोहित को अकेले जाने का बहाना करके चली जाती है। मैं तो इसके लिए दिवाली का उपहार लिए बैठी थी, और ये है कि मुझे छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। क्या हुआ सुषमा, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, मैं तो रमा के बारे में सोच रही हूँ। बड़ी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, दिवाली का त्योहार है, अपनी सहेलियों के साथ बैठी होगी। ये 200 रुपए तुम रखो और ये 200 रुपए रमा बहू को दे देना, और जाकर दिवाली की कुछ खरीदारी कर लेना। रोहित के सिर पर वैसे ही इतना बोझ है, घर का किराया, बिजली पानी और ऊपर से राशन वगैरह के खर्चे, इसलिए मैं चाहता हूँ उसके ऊपर हम जोर न डालें। तभी रोहित घर आ जाता है, पर उसका मन उदास था। क्या करूं माँ, दिवाली का इतना बड़ा त्योहार है, मेरी सारी तनख्वाह घर के किराए और बिजली पानी के बिल में ही चली जाती है। मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तू पागल है क्या? इतनी मेहनत तो कर रहा है। देख, हम माता पिता की तू इतनी सेवा करता है, हमारे बारे में इतना सोचता है, घर परिवार के लिए इतना करता है, ये क्या कम है? ऐसे उदास नहीं होते बेटा। चल अब तू आराम कर, कल तो छुट्टी है, ठीक है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
ये रमा को गए इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। सुषमा की आंख लग जाती है और वो कुछ देर कमरे में सो जाती है। रमा कब आई उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। सुबह से ही रमा घर के द्वार पर रंगोली बना रही थी। उसने फूलमाला से अपने छोटे से घर को सजाया और लक्ष्मी गणेश के पूजन के लिए व्यवस्था की। दोपहर के समय जब रमा तैयार होने लगी तो सुषमा ने उसको अपने पास बुलाया। रमा बहू, ये लो मेरी तरफ से दिवाली का उपहार। ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई थी। मेरे लिए? माँ जी, आप मेरे लिए दिवाली का उपहार खरीद कर लाई? ये साड़ी तो बहुत सुंदर है माँ जी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मुझे इतना सुंदर उपहार दोगे। मैं ये साड़ी अभी पहन कर आती हूँ। सुषमा जानती थी कि वो साड़ी मात्र 300 रुपए की थी। वो अपनी बहू को देते हुए डर भी रही थी, पर रमा तो पैसों से ज्यादा उपहार में छुपे प्यार की कीमत देख रही थी। रमा तैयार होकर आंगन में आती है, पर उसके हाथ में भी कुछ उपहार थे। माँ जी, ये देखिए, ये साड़ी मैं आपके लिए लाई हूँ। और हाँ, आप पलंग की नई चादर मांग रही थी ना, ये देखो, मैं तकिए के कवर के साथ वाली नई चादर भी ले आई हूँ। बाबूजी के लिए कुर्ता पजामा और रोहित आपके लिए ये नया पैंट शर्ट। माँ जी, इससे पहले कि आप मेरे से कुछ पूछो, माफ करना, मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था। मैं 2-3 घंटे के लिए अपनी सहेलियों से मिलने गई तो जरूर थी, पर वहां मैंने अपनी सभी सहेलियों को रंगोली बनाना सिखाया। उनकी और भी बहुत सारी सहेलियां वहां पहुंची हुई थी। सबने मुझसे रंगोली बनाने की कला सीखी और मेरी बहुत तारीफ की। ये एक वर्कशॉप था और मैंने घंटे के हिसाब से रंगोली सिखाने के पैसे भी कमाए। अब तो वो लोग चाहती हैं कि मैं उन्हें मेहंदी लगाना भी सिखाऊं। ये मेरी मेहनत की कमाई है और इससे मैं आप सबके लिए उपहार खरीद कर लाई हूँ। मेरी बहू इतनी होनहार है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जीती रहो बहू, जीती रहो। तुमने तो आज मेरा मन इतना खुशहाल कर दिया कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप ठीक कह रही हो माँ, मुझे भी रमा पर बहुत गर्व है। जीती रहो रमा बहू, कुर्ता पजामा बहुत सुंदर है। सुषमा, मैंने तुम्हें बहू को देने के लिए रुपए दिए थे, वो उसे शगुन के रूप में दे दो। रमा और मोहित मिलकर अपने सास ससुर के पैर छूते हैं और सब मिलकर दिवाली पूजन में लक्ष्मी गणेश की आरती करते हैं और खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। सच है, जिस घर में आपस में प्यार होता है, सुख शांति होती है, वहां देवी लक्ष्मी का वास होने लगता है। रमा इस काम में निपुण थी, इसलिए उसने दिवाली के बाद अपनी एक वर्कशॉप चलानी शुरू कर दी, जहां पर वो रंगोली